Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for Mdcat, and today I am going to discuss another important cell organelles and their functions and their structures, that are lysosomes and the chloroplast. So let's move to the whiteboard. Ji to dear students, lysosomes, it is a combo of two Greek words. Lyso means splitting. MCQs के लिए इसको मार्क कर लीजिए. लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन्स बॉडी. मतलब कि अगर हम इसको क्वाइन करें दोनों को, तो एक ऐसी बॉडी, अ बॉडी इन द सेल विच इज इन्वॉल्व्ड इन द स्प्लिटिंग ऑफ वेरियस मटेरियल्स. क्लियर? क्योंकि इसका ये काम यही है. इसको डिफाइन करें, सो इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल विच कैन डाइजेस्ट एवरी मैक्रो मॉलिक्यूल. कैन हम बात कर रहे हैं, इट कैन डाइजेस्ट एवरी मैक्रो मॉलिक्यूल. क्लियर? जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनकी बात हो रही है. क्लियर? नाउ somewhat about its discovery. So it was discovered by a Belgian biologist by the name of Christian René D. Dove. कॉमनली इसको डी डव के नाम से ज्यादातर जाना जाता है. और कौन से ईयर के अंदर? in 1949. MCQ. क्लियर? और ये दोनों भी MCQs, इनके जो ग्रीक वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं, दे आर आल्सो MCQs. नाउ वी विल मूव ऑन फॉर द अकरेंस. ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स चूंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, तो पहली बात तो ये कि इट इज ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स. और जहां तक यूकैरियोट्स की बात है, it is found in almost every eukaryotic cell. तकरीबन हर सेल में मौजूद है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, और ये आपने मार्क कर लेनी है. द मेमेलियन आरबीसीज. द मेमेलियन आरबीसीज, मैमल्स के जो आरबीसीज हैं उसमें ये मौजूद नहीं होते. इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन, हमारे अंदर जो मैच्योर रेड ब्लड सेल जिसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, सो जब इसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 120 days और द 4 months. क्लियर? तो उसके बाद जो इसकी डिग्रेडेशन है, उसके लिए अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस ही अलग से रखा है. ठीक है? मीन्स व्हेन इट डाइज, इट मूव्स टू द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, फ्रॉम वेयर इट इज मूव, द पार्ट्स आर स्प्लिट इनटू heme and globin. Globin again used for recycling, and the heme part, it goes to the liver, from where its degradation further continues, or from in the liver it is converted. The heme means the iron containing protein. It is converted into porphyrin, which is converted into biliverdin, which is converted into bilirubin, which are converted into bilinogens and stercobilinogens and the urobilinogens. Stercobilinogens into the feces. That's why the color of our feces pale yellow, and urobilinogens move towards the excretory system. So that's why the color of the urine is pale yellow. Clear? So इस तरह से तो सिर्फ ये वाहिद ऐसे सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिनके अंदर लाइसोसोम्स नहीं होते. बाकी ऑलमोस्ट इन एवरी यूकैरियोटिक सेल दे आर फाउंड. नाउ ये तो एनिमल्स की बात हो गई. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट्स, सो प्लांट्स में जो सेंट्रल वैक्यूल है, डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर सेंट्रल वैक्यूल, इट फंक्शंस एज अ लाइसोसोम. इट इज नॉट अ लाइसोसोम, बट फंक्शनली इट एक्ट्स एज अ लाइसोसोम. क्लियर? हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, ऑर्गेनेल के तौर पे अगर बात करें, सो दे आर नॉट ओवर देयर, बट द सेंट्रल वैक्यूल इट एनालॉग्स द लाइसोसोम. फंक्शन के एतबार से ये लाइसोसोम का काम करता है. किस तरह से? क्योंकि इनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जो अमीनो उसमें जो लिपिड मटेरियल्स हैं, और जो इनके अलावा बाकी जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, ठीक है, वो इस वैक्यूल के अंदर आकर ही इनकी डिग्रेडेशन होती है. इस वजह से उस एतबार से, फंक्शनल एतबार से जो वैक्यूल है, हालांकि वैक्यूल को हमने डिस्कस किया, सो वैक्यूल फंक्शंस जब वो इस तरह से डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होगा इफ ऑफ वेरियस द ऑर्गेनिक molecules, organic compounds of the plants, so then it acts
और इट फंक्शंस और इट एनालॉग्स द लाइसोसोम। क्लियर? इसी वजह से दे आर लेस इन नंबर इन प्लांट्स। इफ यू टॉक अबाउट बैक्टीरिया, अब आप सोच रहे होंगे कि बैक्टीरिया में तो हमने कहा नहीं है, तो नहीं है भाई, इट्स ओके, दे आर नो, बिकॉज दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एंड प्रोकैरियोट्स दे डू नॉट हैव द दैट वेरी मेम्ब्रेन्स। तो फिर लाइसोसोम का इसमें जिक्र कैसे आ गया? तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा कि बैक्टीरिया के अंदर एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, ठीक है। यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पॉजिटिव में भी होती है, बहुत कम में, लेकिन इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सबके अंदर मौजूद है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में जो स्पेस होती है उसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो बैक्टीरिया की जो, और खास तौर पर कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनकी जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है उनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, व्हिच हैव गॉट रोल इन डाइजेशन। क्लियर? तो उस तरह से ये फंक्शन करेंगे, उसकी पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इट फंक्शंस एज अ लाइसोसोम बट इट इज नॉट लाइसोसोम। तो इसमें अपने क्लियर डिफरेंस ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन प्रोकैरियोट्स व्हिच स्ट्रक्चर बिहेव्स और व्हिच स्ट्रक्चर मिमिक्स और व्हिच स्ट्रक्चर एनालॉग्स लाइसोसोम, so the answer will be पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और उसकी रीजन में मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एनालॉजिकल हैं। ठीक है, दे आर नॉट द genuine structures, the genuine organelle, but these structures present in the plants, the central vacuole, and in bacteria, the periplasmic space, they behave as lysosomes. Is that clear? चले अब आगे चलते हैं इनकी कंपोजिशन के ऊपर। So it has got the lysosomes, they have got a large number of strong digesting enzymes, like the acid phosphatases. Number 1, इसका खास तौर पर जिक्र है acid phosphatases. Acid phosphatases, dear students, वैसे तो अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बताता चलूं कि ये इनकी ज्यादातर जो तादाद है, the most of the number that is present in the prostate gland. क्लियर? प्रोस्टेट ग्लैंड का पता है, मेल्स के अंदर होता है, सिर्फ मेल्स के अंदर। सो वहां पर जब वो सेमिनल फ्लूइड आता है तो वहां पर इसका रोल मौजूद है इन द प्रोस्टेट ग्लैंड। सो वहां पर इसकी कारकर्दगी देखी जा सकती है, वहीं से ये इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं। बट इट्स रियल फंक्शन, मतलब इसका काम क्या है एसिड फॉस्फेटेजेस का, कि ये प्रोटीन्स जो होती हैं वहां से रिमूव करवाता है फॉस्फेट ग्रुप्स को। द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स फ्रॉम द प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन जिनके पास फॉस्फेट्स होते हैं वहां से उसको रिमूव करवाना फॉस्फेट्स को। ठीक है, इन एसिडिक एनवायरमेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जब वो पहुंचता है सेमन, तो वहां का जो एनवायरमेंट एसिडिक ही होता है। इसके अलावा, इस एंजाइम के अलावा, एसिड फॉस्फेटेज के अलावा, देयर आर अबाउट 40, मार्क इट प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 40 different hydrolytic enzymes are there. Hydrolytic, it is the word from hydrolysis, and hydrolysis, it is the breakdown of especially the macromolecules in the presence of water. पानी की मौजूदगी में मैक्रोमोलिक्यूल्स का टूटना, that is called as hydrolysis. Clear? आपको याद होगा उसमें हमने जो टॉपिक नंबर हमारे पास 3 था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, नाउ अब उन 40 मुख्तलिफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम शामिल हैं, हम उनकी बात करेंगे जो हमने इन जनरल हमारे डिस्कशन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेसिस, that is the generalized term for those enzymes which are involved in the metabolism of carbohydrates. ऐसे एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में, खास तौर पर कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेसिस, लाइक सेलाइवरी एमाइलेज, लाइक द पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, सो इमाइलेज किसके ऊपर एक्ट करता है? स्टार्च के ऊपर। उसको किस में कन्वर्ट करता है? इनटू माल्टोज। देन माल्टेज,
इट विल कन्वर्ट द माल्टोज इनटू ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज के आगे फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है, ग्लूकोज इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, क्लियर, मोनोसेकेराइड, हेक्सोज, इसके ऊपर हेक्सोकाइनेज कन्वर्ट्स इनटू glucose 6-phosphate, then glucose 6 into glucose fructose 1,6 bisphosphate, on and on and on. All these are carbohydrates. इसी तरह से lipase like pancreatic lipase, it converts the it acts on the lipids and converts into fatty acids and cholesterol. And proteases, it's a generalized term, it's a general term for the protein digesting enzymes like trypsin, like chymotrypsin, like pepsin, clear? So aminopeptidases, dipeptidases, etc. Eripsin. So these are the proteolytic enzymes or proteases. तो ये सब के सब क्या हैं? All these are hydrolytic, and the nucleases and the all of them. There are 40 different categories. Along with this, the acid phosphatases, so that are present in a single membrane bonded, a small single membrane bonded organelle called the lysosome. Clear? If we talk about the shape, so it is a roughly spherical. Remember this word, roughly spherical. Clear? And if we talk about the size, so in general, it ranges from 0.1 micrometer to 0.8 micrometer in diameter. 0.1 micrometer to 0.8 micrometer in diameter. और जो सबसे बड़ा, so जो largest lysosome है, largest lysosome, it is found in WBCs, phagocytic cell, और वहां पर उसका साइज है 0.8 to 2 micrometers in diameter. We are talking in diameters. Clear? तो वो ये सबसे बड़ा जो लाइसोसोम वहां पर मौजूद है। और आपको पता है ना कि वाइट ब्लड सेल्स में कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि विच आर इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस और डाइजेशन। फैगोसाइटोसिस में दो नाम आपके सामने आगे होंगे, नंबर 1 द न्यूट्रोफिल्स एंड नंबर 2 आर द मोनोसाइट्स। तो स्मॉल पार्टिकल्स की डाइजेशन या फैगोसाइटोसिस के लिए न्यूट्रोफिल्स, और लार्ज पार्टिकल्स की डाइजेशन के लिए are the monocytes, which combine with each other to form macrophages, and macrophages digest the and engulf the large particles. Now, if we talk about the synthesis, how they are synthesized, किस तरह से बनते हैं? So they are made by the rough endoplasmic reticulum. They are made by the rough endoplasmic reticulum. MCQ. Then transported, क्योंकि rough endoplasmic reticulum के पास क्या मौजूद है, dear students? Yes, it has got ribosomes. ठीक है, सो देन आफ्टर दैट इनकी जो सब जब सिंथेसिस हो जाती है ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर इनको कहाँ भेजा जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। लेकिन डायरेक्टली वो छलांग लगा के थोड़ी ना जाएंगे, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने और वहां से उड़ के चले गए पैराशूट के जरिए। नो, they have to move through the smooth endoplasmic reticulum, because the rough endoplasmic reticulum, it is connected with the smooth endoplasmic reticulum, and from smooth endoplasmic reticulum in the form of transport vesicles, they will be transported to the forming phase or the cis phase of the Golgi complex or Golgi apparatus. तो यहाँ पर एक important MCQ ये बनता है, they are made by rough endoplasmic reticulum, transported to Golgi complex through via means through, किसके जरिए जाते हैं? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है, थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉट फ्रॉम पैराशूट्स। क्लियर? आफ्टर मॉडिफिकेशन, अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इट मॉडिफाइज द इनकमिंग प्रोडक्ट्स। सो आफ्टर इट्स मॉडिफिकेशन, उसको मॉडिफाई करने के बाद देन इट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम, ये बहुत ही अहम, इसको भी मार्क कीजिए कि गोल्जी, ये रहा गोल्जी apparatus, आई हैव ड्रॉन इट, और इसके जो ट्रांसफेस, जो मैच्योरिंग फेस जिसको हम कहते हैं, जिसको कनकेव, जो थोड़ा सा अंदर वाला होता है, कनकेव होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफेस। तो ट्रांसफेस से गोल्जी वेसिकल की शक्ल में निकलेंगे। सो हियर इज, सो ये रहा ट्रांसफेस,
ये सिस फॉर्मिंग फेस है, ये ट्रांस मैच्योरिंग फेस है, ये मैच्योरेशन फेस है, ये कनकेव होता है, ठीक है, इनर साइड। सो यहाँ पर ये पहले बड बनेगी गोल्जी वेसिकल, यहाँ से फिर ये बड ऑफ होगा द गोल्जी वेसिकल। लेकिन वो गोल्जी वेसिकल, द गोल्जी वेसिकल which contains the lysosomal enzymes is called, yes dear students, what is it called? It is called the primary lysosome. अब चलते हैं हम इनकी एक तो थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लें कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम ये भी देखते हैं कि मुख्तलिफ टाइप्स जो लाइसोसोम्स की हैं दैट आर मच मोर इम्पॉर्टेंट। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे शेयर करता चलो, दैट द contents of lysosomes are acidic. Very, very important MCQ. The contents of lysosomes are acidic. Clear? चले, तो यहां से बना ये, so this is the primary lysosome. तो primary lysosome को हमने डिफाइन कैसे किया? The budded of Golgi vesicle containing the lysosomal enzymes. ऐसा Golgi vesicle जिसके अंदर lysosomal enzymes होंगे, या जो शुरू में लाइसोसोम बनेगा, उसे हम कहते हैं द प्राइमरी लाइसोसोम। सो दिस इज द डेफिनेशन। ये रहा हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम। अब इसके पास 2-3 रूट हो सकते हैं। एक रूट क्या है? तो लाइसोसोम या जिसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, इसका जो सबसे प्राइम फंक्शन क्या है कि सेल के अंदर एंट्री मारने वाला कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज, आइदर इट इज फूड पार्टिकल, आइदर इट इज a liquid particle, either it is a bacteria or anything, or it's a food, anything which gets entry into the cell, it is approached by the primary lysosome. So ये हमारे पास एक food particle है, यहीं से start करते हैं। Here is a food, this is the plasma membrane, this is plasma membrane, और ये फूड है। फूड अब सेल में आना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आया वैसे अंदर चला जाएगा। नो 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 नो, इट इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इसको बाउंड किया जाएगा एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू नाउ, इस तरह से इसके गिर्द इसको पर्दा करवाया जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं भेजा जाना, पैक करके भेजा जाना, यहाँ से खाली नहीं जा सकते। सो दिस इज कॉल्ड एज फूड। अब ये फूड और फूड के गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नाउ इट हैज बिकम फूड वैक्यूल, इट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल और डाइजेस्टिव वैक्यूल। अब क्या होगा, जैसे ही ये सेल के अंदर आया या फूड वैक्यूल, प्राइमरी लाइसोसोम भाग करके उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ जैसे अटैच होगा, इट विल फ्यूज विद दिस। सो दिस इज अ प्राइमरी लाइसोसोम गेटिंग फ्यूज्ड विद द फूड वैक्यूल, सो इट इज नाउ कॉल्ड द सेकेंडरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम और ये रहा सेकेंडरी लाइसोसोम को किस तरह से कह सकते हैं? The food vacuole plus primary lysosome is equal to secondary lysosome. Clear? Food vacuole plus primary lysosome is equal to secondary lysosome. और food vacuole को हम क्या कह रहे हैं? Phagosome. क्योंकि ये phagocytosis के जरिए, you know endocytosis and there's 2 types, the phagocytosis and pinocytosis. So endocytosis, endo means inside. तो सेल के अंदर कोई भी चीज जब एंटर होती है, it breaks the membrane and it gets covered with that very membrane and comes inside. So this process is called as endocytosis. Endo means inside, cyto means cell and cis means the process. तो अगर तो वो एंडोसाइटोसिस के जरिए ये फूड आ रहा है, मतलब सॉलिड पार्टिकल आ रहा है, तो उसे कहेंगे फैगोसाइटोसिस। और अगर वो कोई लिक्विड चीज आ रही है तो इट इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस को सेलुलर ईटिंग भी कहेंगे, जैसे सेल कोई कुछ खा रहा है, द सेल इज ईटिंग, एज यू कैन सी इट इज ईटिंग। या कोई लिक्विड चीज आएगी, कोई लिक्विड लाइक वाटर और एनीथिंग एल्स। सो अगर वो इस तरह से एंडोसाइटोसिस के जरिए आएगी, इट विल बी कॉल्ड एज pinocytosis or the cellular drinking, like the cell is drinking something. Clear? So this is how. अब secondary lysosome बन गया, ये एक ही वैक्यूल में, एक ही वो उसमें वैक्यूल में आ चुकी हैं ये lysosomal enzymes और ये food। अब ये lysosomal enzymes as they are hydrolytic in their nature, they will attach with these and digest the particle.
व्हाट काइंड ऑफ इट इज, किसी भी तरह का जिस तरह का भी है, वो कार्बोहाइड्रेट है, वो लिपिड है, वो प्रोटीन है, कोई न्यूक्लिक एसिड है, एनीथिंग इट इज, सो इट इज डाइजेस्टेड बाय द, एंड ये देखिए अब इसके छोटे छोटे पीसेस हो गए, नाउ इट गेट्स डाइजेस्टेड, ठीक है। या फिर अब जो कुछ आया वो सारा कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ, आफ्टर इट्स एब्जॉर्प्शन को थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड भी रह गया, ठीक है। सो उस जो अनडाइजेस्टेड जो होगा उसको भी इसी तरीके से वो बाहर भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये जो सा वैक्यूल यानी कि जो प्राइमरी लाइसोसोम आफ्टर डाइजेशन जिस लाइसोसोम के जरिए इसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज रेसिडुअल बॉडी और इट इज कॉल्ड एज टर्शियरी लाइसोसोम, ठीक है। द लाइसोसोम that have undigested food or waste is called tertiary lysosome, ठीक है। इसको रेजिडुअल बॉडी भी कहते हैं। आमतौर पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए निकल जाता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हम, तो हमारे अंदर ये जो टर्शियरी लाइसोसोम है इसके अंदर मौजूद जो वेस्ट होता है इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइपोफिस्किन ग्रेन्यूल्स, और फिर ये जमा रहते हैं, हमें नुकसान आमतौर पर ज़्यादा नहीं पहुंचाते। तो ये एजिंग का भी एक प्रोसेस समझा जाता है इन ग्रेन्यूल्स का जमा हो जाना, लाइक इन द हार्ट और इन द आइज और इन द स्किन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एक तो कहानी हुई यहाँ पे ख़त्म। दूसरी कहानी क्या है कि अगर यही प्राइमरी लाइसोसोम, अब सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, अब काम करके जैसे माइटोकॉन्ड्रिया थक गया है उसका और वो सही तरह से अब काम नहीं कर पा रहा, बूढ़ा हो चुका है, या कोई ऐसा मटेरियल सेल के अंदर अब जो सेल का अपना ही पार्ट था वो डेड हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि प्राइमरी लाइसोसोम उसकी तरफ भी लपकेगा, उसको अपने अंदर एंटर करेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया, इट इज़ वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया, जो काम इसके जिम्मे लगाया गया था ये नहीं कर रहा, तो फिर इस बजाय इसके कि ये अपने ये और ज़्यादा यहाँ पर रहे और फिर वो वेस्ट प्रोड्यूस करे और एनर्जी को भी कंज्यूम करे, तो बेहतर है इसको डाइजेस्ट करके और इससे या तो एनर्जी हासिल कर ली चाहिए या फिर इसको रिसाइकल करके इससे नया माइटोकॉन्ड्रिया भी बनवाया जा सकता है, या कोई रिक्वायर्ड पार्टिकल या कोई और रिक्वायर्ड चीज भी बनवाई जा सकती है। सो द प्राइमरी लाइसोसोम प्लस द वॉर्न आउट पार्ट्स ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोफैगोसोम। हियर वी गो, ऑटोफैगोसोम, ऑटो मीन्स सेल्फ, तो वो प्राइमरी लाइसोसोम याद रखिएगा, ऑटोफैगोसोम। अच्छा, इसका एक और भी नाम द साइटोलाइसोसोम भी कहते हैं इसको, also called as cytolysosome. साइटो मीन द सेल, तो ये ऐसा लाइसोसोम जो सेल के हिस्सों को खाना शुरू कर दे, ऐसे नहीं कि उसे मुंह उठा के खाना शुरू कर दिया, ऐसी बात नहीं है। एक या तो खराब हो चुके हैं या बाज़ औक़ात ऐसा होता है इन केसेस ऑफ स्टारवेशन, तो याद रखना इन केसेस ऑफ स्टारवेशन जब कहत आ जाए और फिर क्या होता है कि अब सेल को एनर्जी की जरूरत है, तो सेल क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा जो ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं उनको खाना शुरू कर देगा और उससे फिर बनवाएगा एनर्जी। सो इन स्टारवेशन तो ये ऑटोफैगोसोम इस तरह से काम करेगा। या फिर मैंने दूसरी सूरत आपको बताई कि जब कोई हिस्सा काम सही तरह से कर नहीं रहा तो फिर उसको भी रिसाइकल करने के लिए या फिर उसको उससे कोई और प्रोसेस करवाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो ऑटोफैगोसोम या साइटोलाइसोसोम इसका दूसरा नाम, इट इज द प्राइमरी लाइसोसोम्स प्लस वॉर्न आउट और डेड सेलुलर मटेरियल्स इज इक्वल टू ऑटोफैगोसोम और इट इज कॉल्ड एज द साइटोलाइसोसोम। क्लियर? तो इसने पकड़ा इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, खराब हो चुका था और इसको पकड़ करके इसको डाइजेस्ट किया एंड नाउ इट्स ओके। Clear? So this is how
it works. Clear? So ये equations आपने जरूर इनमें याद रखनी है. So primary lysosome, the bundle of Golgi vesicle containing lysosomal enzymes. Secondary lysosome, the food vacuole plus primary lysosome. Autophagosome or cytolysosome, the primary lysosome plus the worn out or dead cellular material is equal to autophagosome. And the residual body or tertiary lysosome, that is the lysosomes that have undigested material which is have to be exported out of the cell by exocytosis in the unicellular organisms, or by or it is stored as a lipofuscin granules in the multicellular organisms. So that very lysosome is called as tertiary lysosome, or it is also called as residual body as it retains in the multicellular organisms permanently. और फिर मुख्तलिफ तरह के इसमें वो कलर्ड स्पॉट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं हार्ट में, ब्रेन के अंदर, और ये इस तरह के हमारे जो किडनीज के अंदर, स्किन के अंदर. तो ये एक एजिंग का भी निशान समझा जाता है. इट्स अ साइन ऑफ एजिंग एज वेल. जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ सम फंक्शंस रिलेटेड टू lysosomes which are very important. So first of all, the intracellular digestion. Intra means inside, cellular means cell, digestion is means the breakdown of the complex and the large molecules. So dear students, intracellular digestion मतलब वो digestion जो cell के अंदर हो रही है, तो उसमें it is one of the most important functions of the lysosomes. So the foreign particles received by cells, किसी भी तरह का foreign particle, बाहर से आने वाला particle which is received by the cells either by phagocytosis, यानी कि कोई solid चीज सेल के अंदर आ रही है, phagocytosis, और pinocytosis means the liquid thing, कोई भी liquid वो अंदर आ रहा है, they are digested by lysosomes. This kind, जो सेल के अंदर कोई चीज आई, एंटर हुई और lysosomes ने उसको पकड़ कर उसको डाइजेस्ट कर दिया, this kind of digestion is called as intracellular digestion. इससे पहले डायग्राम में भी आपसे जिक्र किया, जैसे वो फूड जो है वो पार्टिकल आ रहा है और उसको प्राइमरी lysosomes they are approaching them and making the secondary lysosome and then digesting it. और जब फिर आपने चैप्टर नंबर 12 इन द डाइजेशन न्यूट्रिशन, उसमें भी आपने पढ़ा था लाइक फॉर एग्जांपल इन अमीबा प्रोटियस, तो उसके अंदर होती ही इंट्रासेलुलर डाइजेशन है. क्लियर? सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल. नाउ द सेकंड फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन, इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, सेलुलर मीन्स सेल, यानी वो डाइजेशन हो तो बॉडी में रही है लेकिन सेल के बाहर हो रही है. सो बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि आउटसाइड द सेल, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में भी लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिलीज किया जाता है ताकि वहाँ पर डाइजेशन में हेल्प हो सके. इस तरह की जो डाइजेशन है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. सो रिलीजिंग लाइसोसोमल एंजाइम्स इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर मींस आउटसाइड द सेल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. इसकी बहुत बेहतरीन एग्जांपल, द लाइसोसोम्स फॉर एग्जाम्पल द लाइसोसोम्स ऑफ ओस्टियोक्लास्ट. आपको याद है चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट, उसमें आपने द प्रोसेस ऑफ रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन पढ़ा, उसमें आपने इनका जिक्र सुना था, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स. ठीक है, और द प्रोजेनिटर सेल्स. तो वहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियो मीन्स बोन, क्लास्ट ये ऐसे सेल्स हैं जो बोन मटेरियल को रिजॉल्व करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं. ठीक है, सो द बोन डिसॉल्विंग सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोक्लास्ट. तो ओस्टियोक्लास्ट के जो लाइसोसोम हैं ये जब रिलीज होते हैं तो ये क्या होता है कि जो बोन का जो एक्सेस मटेरियल होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है. जैसा कि आपने पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल इन रीमॉडलिंग, द लास्ट स्टेप ऑफ रिपेयर ऑफ द ब्रोकन बोन, उसका लास्ट ऑफ द रीमॉडलिंग, तो वहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट तो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि जो एक्सेस बोनी मटेरियल लग चुका होता है उसको रिमूव कर, तराश कर उसको सही करते हैं. और इसी तरह से एक और बहुत अहम फंक्शन ऑटोलाइसिस. लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, ऑटो मीन्स सेल्फ. तो जब
कोई भी ऐसा सेल जो हमें नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है और वो बॉडी उसको रिमूव करना चाहती है, तो फिर क्या किया जाएगा कि उस सेल के अंदर मौजूद जितने भी लाइसोसोम होंगे सबको फाड़ दिया जाएगा. All the lysosomes will burst as they contain strong digestive enzymes, hydrolytic enzymes, so they will eat everything inside the cell. और क्या होगा? The cell will die. Clear? So all lysosomes of cell burst to dissolve the cell completely, or disintegration of the cell. This is called as autolysis. तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो लाइसोसोम्स हैं उनको कहा जाता है सुइसाइडल बैग्स. सुइसाइड का मतलब है खुदकुशी, सुइसाइडल अटैक, खुदकुश हमला. तो जब भी सेल को ज़रूरत नहीं है, उसको हमारी बॉडी को किसी सेल की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लाइसोसोम्स को फाड़ दिया जाएगा. सो द सेल विल डाई. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल द टेल ऑफ टैडपोल, जो लार्वल फॉर्म होती है फ्रॉग की, उसमें वो दुम होती है, टैडपोल, याद है आपको? तो लेकिन जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसमें वो टेल नहीं होती, तो उस टेल को रिमूव किया जाता है बाय दिस प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज द ऑटोलाइसिस. क्लियर? एंड इट इज डन बाय द लाइसोसोमल एंजाइम्स. इसी तरह से जब बच्चा जो ह्यूमन माँ के पेट में होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द मदर, इट हैज गॉट सम इंटरडिजिटल स्किन. ये हमारे डिजिट्स के दरमियान स्किन होती है, बट व्हेन द बेबी इज बोर्न देयर इज नो स्किन, नो वेब ओवर हियर. सो यहाँ पर भी उनको रिमूव कर दिया जाता है. या जैसे कि टेल बोन का एक कॉन्सेप्ट है, द कॉक्सिक्स, उसको डाइजेस्ट करवा दिया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोलाइसिस. क्लियर? नाउ ऑटोफैगी. फैगी मीन्स टू ईट. ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल अपने ही वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स को या फिर किसी ऐसे हिस्से को जो किसी काम का नहीं रहा, या जो जिसकी डेथ हो चुकी है, उसको तरीके के साथ लाइसोसोमल एंजाइम्स अपने साथ जोड़ करके और उसको डाइजेस्ट कर देंगे. दिस इज कॉल्ड एज ऑटोफैगी. क्लियर? सो द प्रोसेस इन विच द वॉर्न आउट or the dead organelles are digested by the lysosomes of the cell. This process is called as autophagy. तो आपको क्लियर हुआ डिफरेंस ऑटोलाइसिस और ऑटोफैगी में? ठीक है. ऑटोलाइसिस सुइसाइडल एक्टिविटी, जब सेल की जरूरत नहीं है, इसे पूरा सेल उड़ गया. लेकिन ऑटोफैगी पूरा सेल नहीं उड़ाया गया, बल्कि उसमें से वो हिस्सा जो नाकारा हो चुका है उसको सिर्फ खिला दिया गया बाय द लाइसोसोम्स. फॉर एग्जाम्पल वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हमने इससे प्रीवियस जो स्लाइड में पढ़ा भी, ऑटोफैगोसोम्स या साइटोलाइसोसोम्स, वो उनको किस तरह से खाते हैं. अब ये वाला जो प्रोसेस है ऑटोफैगी, ये दो जगह पे बहुत हमें हेल्प करता है. एक तो स्टारवेशन आपको बताया कि कहत की हालत में जब सेल को एनर्जी नहीं मिल रही और सेल को ज़रूरत है एनर्जी की, अदरवाइज, और अगर उसको एनर्जी ना मिली तो एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, सेल की डेथ हो सकती है. तो सेल क्या करेगा? फिर लाइसोसोम्स को ऑर्डर देगा कि वो अपने ही जो गैर ज़रूरी जो ऑर्गेनल्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको खा के और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे. सो दिस इज़ हाउ इट हेल्प्स द स्टारवेशन. और इट इज़ ऑल्सो, दिस प्रोसेस ऑल्सो यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स. मतलब कि बाज़ औक़ात सेल में कुछ ऑर्गेनल से ज़रूरत पड़ने पर बहुत बन गए, और लेकिन अब वो अब ज़रूरत नहीं रही उनकी, तो फिर क्या किया जाएगा? जो एक्सेस है, दे आर ईटन अप और दे आर डाइजेस्टेड बाय द lysosomes. Clear? Now another term is there and another function is there, that is crinophagy or crinophagy. Crino is from endocrine or endocrine glands, which are ductless glands, and they secrete hormones into blood. Clear? So अगर किसी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स ज़रूरत से ज़्यादा बन गए, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि एक रूटीन चल रही है, हार्मोन्स बन रहे हैं, ग्लैंड बना रहा है, लेकिन इमीडिएटली द एक्टिविटी स्टॉप, मतलब कि जब वो ज़रूरत नहीं रही उसकी. लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसमें एंजाइम्स ज़्यादा बन चुके, हार्मोन्स ज़्यादा बन चुके होते हैं. तो ऐसी कंडीशन में लाइसोसोम्स क्या करेंगे? दे विल ईट अप द excess hormones. So the excess hormones of an endocrine gland digested by the lysosome, this process is called as crinophagy. Now dear students, some information related to storage diseases as per our curriculum. So storage disease नाम से थोड़ा सा ज़ाहिर है, ऐसी बीमारी जिसमें कुछ स्टोर हो रही हो. तो कोई भी चीज़ स्टोर कब होगी? जब उसका सफाया नहीं होगा. ठीक है?
आप घर में कोई चीज़ लेके आते हैं, इस्तेमाल नहीं करते तो वो स्टोर हो जाती है। इसी तरह से सेल्स के अंदर भी मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, लिपिड्स आ रहे हैं, प्रोटीन्स आ रही हैं, एंड इफ दे आर नॉट ब्रेकन डाउन, ठीक है, अगर उनको तोड़ा ना जाए, उनके ब्रेकडाउन ना हो सके, उनका कैटाबॉलिज्म ना हो सके, तो वो सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल will suffer from abnormality. So this is in term, cell makes the tissues, tissue make the organs, and organ make the organ systems. So it will affect like that. Okay. So we are talking about the lysosomal storage diseases. ऐसी बीमारियां जो कि किसी एक खास लाइसोसोमल एंजाइम के एब्सेंट हो जाने की वजह से होती हैं, और उसकी वजह से जो भी एंजाइम एब्सेंट होगा तो उससे रिलेटेड जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर जमा होता जाएगा, सो वो स्टोर होता चला जाएगा, एंड इट विल लीड टू एन एबनॉर्मैलिटी. सो दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज डिजीज. सो दैट इज ड्यू टू म्यूटेशन in the lysosomal enzymes, one of the lysosomal enzyme leading to the storage of substances within the cell. और खास तौर पर यहाँ पर वो वाले एंजाइम इफेक्ट होते हैं which are involved in catabolism. हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो दो तरह का होता है, एक मेटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन हो रहा है, एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस हो रहा है. तो ये लाइसोसोमल एंजाइम है, वो वाले एंजाइम इसमें स्टोरेज डिजीज में इन्वॉल्व होंगे जो कि कैटाबॉलिक हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक एब्सेंट हो सकता है. एंड अबाउट 20, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अबाउट 20 स्टोरेज डिजीजेस आर नोन टुडे. उसमें से दो का जिक्र हमारी बुक में दे दिया गया है, हमारे करिकुलम में मौजूद है. द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2. सो इसको पॉम्पीज डिजीज भी कहा जाता है, इसको माल्टेज डेफिशिएंसी भी कहा जाता है. एक्चुअली इसमें होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि सेल्स के अंदर मौजूद जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन हमारे अंदर कैसे बनती है, जो सरप्लस ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लाइकोजन एंड इट इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड द मसल सेल्स. तो वो जमा होती जाएगी सरप्लस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. लेकिन ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए, इसके ब्रेकडाउन के लिए, इसके कैटाबॉलिज्म के लिए देयर इज एन एंजाइम बाय द नेम ऑफ अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज, या इसको डी ब्रांचिंग एंजाइम भी कहते हैं. सो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़कर किसमें कन्वर्ट करता है, इनटू ग्लूकोज, एंड दैट वेरी ग्लूकोज विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी इन हीट. बट इन द केस ऑफ म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन हो जाए इस एंजाइम में, इस जीन के, द जीन मेकिंग दैट वेरी एंजाइम, सो इट विल प्रूव डेंजरस. तो इससे होगा क्या, जब ये एंजाइम नहीं है तो ग्लाइकोजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू glucose. So then in that very case the glycogen starts accumulating in the cells of the liver and muscles. और आमतौर पर इसमें swollen belly और इसकी तरह से liver और muscles के अंदर कुछ deformities जो है वो start हो जाती हैं. So this is called as glycogenosis type 2. Another disease, lysosomal storage disease, that is Tay-Sachs disease. So it is due to the deficiency of beta-hexose aminidase. Beta-hexose aminidase which is required for the catabolism of lipids. ये lipids को तोड़ने के लिए चाहिए, उसके breakdown के लिए चाहिए, लेकिन कहाँ पर? In the brain and the spinal cord, means our central nervous system, means CNS. और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के हमारे ब्रेन के अंदर फैट्स की तादाद और लिपिड्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है. तो वहाँ पर ये एंजाइम क्या करता है कि जो अनवांटेड और गैर ज़रूरी जो लिपिड्स होते हैं उनको तोड़ करके उनको बॉडी से रिमूव करवाने में इनका रोल होता है. अगर ये एंजाइम ना हो, द बीटा हेक्सोस एमाइनिडेज, सो द लिपिड्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्रेन सेल्स एंड द मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स. इससे होगा क्या, चूँकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स होंगे ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व, सो नर्वस सिस्टम विल बी अफेक्टेड. सो इट विल लीड टू द लॉस ऑफ मसल कंट्रोल इन द बेबी, चूँकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, कॉन्जेनिटल डिजीजेस हैं ये, एंड मेंटल रिटार्डेशन एंड ब्लाइंडनेस एंड पैरालिसिस, एंड इवेंचुअली इट मे ऑल्सो लीड टू द डेथ ऑफ द बेबी. Now dear students, the plastids or plastids, they are double membrane bonded organelles present in plants, and it includes the chloroplast and leucoplast and the chromoplast. Chromoplast chrome से color other than the green, ये plants के अंदर जो color होता है वो chromoplast के ज़िम्मे है. इस तरह से leucoplast ये colorless होती है और आमतौर पर इसका ताल्लुक स्टोरेज से है.
But here we are concerned with the chloroplast, the green डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड. अच्छा याद रखिएगा जितने भी प्लास्टिड्स हैं सब डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं. ठीक है. So chloroplast is a double membrane bonded organelle involved in photosynthesis. एक चीज and imparting green color to the plant. So plant का जो भी हिस्सा आपको green दिखता है, that is due to the presence of these double membrane bonded organelle called the chloroplast. It is found in all green plants and algae. All green plants and algae. Algae के अंदर भी. ठीक है. They have chlorophyll for trapping the sunlight, chapter number 11 as you know, and absent in animals. It is absent in animals and protozoans and fungi and bacteria, except there is a little bit resemblance of the thylakoid membranes, which are present in the cyanobacteria, and they produce amino acids, lipids, which are required for the production of chloroplast membrane. ठीक है. जब ये चूंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है तो इसको जब रेप्लिकेट करना है तो इसको ये मेम्ब्रेन बनानी है. तो मेम्ब्रेन्स जो होती हैं आपको पता है जो ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स. ठीक है. द लिपिड्स और प्रोटीन्स उसके लिए चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए, तो वो यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं. अगर हम इसकी थोड़ी सी शेप के हवाले से बात करें, सो दैट इज ओवल एंड बाय कन्वेक्स, मतलब ऊपर से भी कन्वेक्स और नीचे से भी कन्वेक्स, फाउंड यूजुअली इन द मेसोफिल ऑफ द प्लांट सेल. ठीक है. मेसोफिल में मौजूद होती है प्लांट्स में. और साइज के एतबार से बात करें सो 4 to 6 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर एंड 1 to 3 माइक्रोमीटर इन द थिकनेस. ठीक है. और इफ यू सी अंडर द light microscope, it is the heterogeneous structures with small granules called grana. अगर हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखें जो लैब्स के अंदर होती हैं अच्छी वाली माइक्रोस्कोप्स, तो उसमें ये क्लोरोप्लास्ट जो है जब आप वो हाईली इसको मैग्नीफाई करके देखें तो ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के साथ रिलेटेड स्ट्रक्चर नजर आता है. सो जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं इसमें दे आर कॉल्ड एज ग्रेना. बट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप it comes to be have 3 major parts. ठीक है. उसमें हमें इसके 3 major parts दिखाई देते हैं, envelope, thylakoid और stroma. So here is the chloroplast. This is the outer membrane and this is the inner membrane. So it makes the envelope. Okay, तो ये पहला हिस्सा हो गया. दूसरा पार्ट thylakoid. So these are thylakoids. Which are coin-like structures having some space in them, which is called as interior space, or which is also known as lumen. It has been discussed in chapter number 11, the bioenergetics. और ये thylakoids जो inner membrane है, जैसे these are sacs folded into coin-like structures. Clear? Or they are stacked just like the coins, or they are also stacked like the coins. तो ये पूरा जो stack है, ये पूरा एक stack. This complete stack is called granum. Granum. और एक granum के अंदर क्या होगा? There is a pile of, or there is a stock of 50 or 50 plus, at least 50 or 50 plus thylakoids. Clear? Or these are the sites where the granum, the sites for converting solar energy into chemical energy. Clear? मतलब कि ये सारे ग्रेनम
ये एक को ग्रेनम कह रहे हैं, क्योंकि एक नहीं है बहुत सारे हैं, सो इनको ग्रेना कहा जाता है। और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं विद दिस पार्ट्स, these are called as intergranum. ठीक है, it is a non-green part, it is a non-green part, okay, the non-green part, which is used to connect the it acts as a connection between the various grana. ठीक है, जो ग्रेना के दरमियान जो कनेक्शन है, इट इज ड्यू टू दिस। इसको लार्ज ग्रेनम भी कहते हैं और इनको स्मॉल ग्रेनम भी कहा जाता है। और इसके अलावा इट हैज गॉट, एज यू कैन सी, दिस इज सर्कुलर DNA. So circular DNA, like the mitochondria, it means it is self-replicating organelle. Clear? The chloroplast is self-replicating organelle. और यहाँ पर छोटे छोटे आपको ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं. These are ribosomes. तो जहाँ पर DNA है वहाँ पर राइबोसोम भी होना चाहिए, क्योंकि अकेला DNA कुछ नहीं करेगा। और जहाँ पर राइबोसोम्स हैं वहाँ पर इसको DNA को भी होना चाहिए, क्योंकि अकेले राइबोसोम्स क्या कर सकते हैं। सो बोथ ऑफ देम। सो जहाँ राइबोसोम्स, एक तो याद रखना दे आर 70s लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी वजह से इस ऑर्गेनेल को द ऑर्गेनेल ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन भी कहा जाता है। आपको बताया था अलॉन्ग विद माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका फंक्शन दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। So there must be some proteins being synthesized over here. और इसके इर्द गिर्द there is a fluid, ये आसपास सारा fluid है, एक colorless fluid. This is called stroma, a colorless fluid which forms major volume of chloroplast. जो मेजर वॉल्यूम है वो इसका क्लोरोप्लास्ट का यही बनेगा, द स्ट्रोमा। और इट्स अ डेंस कलरलेस फ्लूइड which contain grana and proteins and the ribosomes and the circular DNA. Clear? So this is the composition. जहां तक बात है, फिर अब इसके फंक्शन पे भी साथ साथ कर लेते हैं। स्ट्रोमा, this is the site for dark reactions or Calvin cycle of photosynthesis. तो photosynthesis दो steps में होती है dear students, you know. The first step is the light reaction और the light dependent reaction, जिसमें NADPH और ATP बनती है। और दूसरे स्टेप में dark reaction या Calvin cycle, in which the carbon dioxide is reduced to sugars by using ATP and NADPH2. So this is where what occurs in the stroma. और इसके अलावा जो फर्स्ट स्टेप है दैट अकर्स इन द थाइलाकॉइड्स, यानी कि ग्रेना या थाइलाकॉइड एक ही बात है डियर स्टूडेंट्स। चलो यहीं पर इसको मार्क कर लेते हैं। सो दे हैव गॉट द photosystems which have photosynthetic pigments and are responsible for the light reactions of photosynthesis, in which
ATP and NADPH are formed. तो वो कहाँ बन रहे हैं? The first step of the photosynthesis is being done in the cranium. Light energy converted into the chemical energy. This is ATP and NADPH with the help of light, and then that very light will be used. That very energy will be used in the second step, which occurs in the stroma, for converting or the reduction of carbon dioxide into the sugars. Clear? And using the energy. और इसके अलावा dear students, here is one more thing that is related to here the thylakoids have chlorophyll. It has got chlorophyll, and chlorophyll has central magnesium ions. It resembles with the heme of RBCs, which have central ferrous iron instead, and almost the remaining structure is same. It has also porphyrin ring and the RBCs as well. Clear? उसकी जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें भी porphyrin ring मौजूद होता है. तो ये इसमें there's a little bit difference between them. You have to remain in your to keep it in your mind. And one thing more is that here, so ribosome 70S and circular DNA, it means due to this region, these structures, it is the organelle of symbiotic origin along with the mitochondria. और इसके अलावा dear students, it imparts a green color to the plants, और इसके अलावा ये मौजूद है in the unripened fruits and in the leaves and the young stems, wherever it is the color is green. So it is. लेकिन याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट में वो लाइट काम आएगी जो एब्जॉर्ब होगी, जो रिफ्लेक्ट होगी वो इसका कलर को इम्पार्ट करने में हेल्प करेगी. जो एब्जॉर्ब हो गई, जो इस ग्रेना ने एब्जॉर्ब कर ली, इन थाइलाकॉइड्स ने एब्जॉर्ब कर ली, वो इस्तेमाल हो जाएगी फॉर फोटोसिंथेसिस. जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट विल गिव द कलर टू the objects in which it is present, like the leaves or the young stems, etc., etc. So this is about the chloroplast. Now, dear students, let's have a look on a few MCQs related to today's topic. So first of all, is granum is composed of at least dash thylakoids. So 15, 25, 50 or 45. Dear students, so at least 50 or 50 plus. Clear? The Calvin cycle, which is also known as dark reaction, takes place in dash of chloroplast. Thylakoid, intergranum, granum और stroma. Dear students, so dark reaction कहाँ पर होते हैं? Photosynthesis के, they take place in stroma. The chlorophyll resembles with heme of RBCs structurally, with a difference of central metal atom dash in heme. तो chlorophyll और उधर से heme of hemoglobin का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, सिवाय एक डिफरेंस के कि वो हीम में क्या डिफरेंस है. क्या वो जिंक सेंट्रल मेटल एटम है हीम में, मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन. जी डियर स्टूडेंट्स, सो डिफरेंस इज ऑफ iron. Now the lysosomes are synthesized by endoplasmic reticulum and pass to the Golgi complex through cis phase, trans phase, or pass through the smooth endoplasmic reticulum or the cristae. Dear students, so the nearest answer is pass through smooth endoplasmic reticulum. Clear? To the trans phase. Now, lysosomes were discovered by Belgian biologist Dash in 1949.
D. Dove, Pallet, Hook, or Christian Graham? So the answer is D. Dove. Christian Rene D. Dove. Another MCQ is there. Disease caused due to absence of dash is called Tay-Sachs disease. Hexokinase, alpha glucosidase, or beta hexosaminidase, or phosphokinase. Dear students. So here is your answer. So Tay-Sachs is caused due to the deficiency of beta hexosaminidase present in the brain and the spinal cord cells. So it leads to Tay-Sachs disease. Another MCQ is here. Primary lysosome plus food vacuole or digestive vacuole or endosome is equal to dash lysosome. Secondary, tertiary, quaternary, or autophagosome. So primary plus food vacuole is secondary lysosome. And the lysosomes have acid phosphatases plus dash hydrolytic enzymes. 10, 20, 30, or 40. Dear students. So they have 40 different hydrolytic enzymes, including proteases and carbohydrases and lipases and nucleases, etc. etc. ये तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने लाइसोसोम्स और उसके फंक्शंस और उसकी क्लासिफिकेशन मीन्स द प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, टर्शियरी लाइसोसोम्स and autophagosomes, all these have been discussed in detail, and as well as we have discussed the storage diseases, the Tay-Sachs disease and the glycogenosis type 2, and as well as we have also discussed another important organelle, that is chloroplast, and its structure, its functioning, its role in the photosynthesis, and which part is involved in which part of or which phase of the photosynthesis that have been discussed in detail. So hopefully today's lecture have been clarified. If there is any query related to today's lecture, you can drop your question in the comments box and the subject specialist will answer you soon. So take care of yourself until the next lecture. Allah Hafiz.